हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं जियोमॉर्फोलॉजी का चैप्टर कॉन्सेप्ट ऑफ साइकिल ऑफ इरोजन। ठीक है, ये चैप्टर हम कवर करेंगे दो पार्ट में। ये फर्स्ट पार्ट है जिसमें हम डेविस के कॉन्सेप्ट को देखेंगे, और जो सेकंड पार्ट होगा उसमें हम क्या करेंगे, पेंग के कॉन्सेप्ट को देखेंगे। ठीक है, लेकिन इन दोनों के कॉन्सेप्ट को देखने से पहले हमें ये जानना ज़रूरी है कि जो इरोजन है उसका प्रोसेस क्या होता है, साइकिल ऑफ इरोजन क्या होता है। ठीक है, उसके बाद हम कॉन्सेप्ट पे पहुंचेंगे। तो पहले जो भी चीज़ें हमने पढ़ी हुई है जियोमॉर्फोलॉजी में, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है, आप जाकर के वहाँ से पढ़ सकते हो। और अगर ह्यूमन ज्योग्राफी पढ़ना हो तो वो भी पढ़ सकते हो। ठीक है, टाइमिंग मैं बता दे रही हूँ। जो हमारा जियोमॉर्फोलॉजी है उसका हर रोज़ एक वीडियो अपलोड होगा सुबह 8 बजे। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारा है इरोजन। ये क्या है? इम्पॉर्टेंट लिंक ऑफ डेन्यूडेशन। जो हमारा डेन्यूडेशन का प्रोसेस होता है जिसमें हमारी चीज़ें जो हैं, जो भी हमारी चीज़ें होती हैं लाइक जो रॉक्स वगैरह होते हैं वो टूटते हैं। ठीक है, टूट करके फिर जो हवा वगैरह चलती है या फिर जो वाटर फ्लो करता है उसके साथ वो बह जाते हैं। ठीक है, तो ये उसी का एक इम्पॉर्टेंट लिंक है। और क्या है? इट इज़ अ डायनामिक एक्शन। एक्शन क्या होते हैं इसमें? डायनामिक होते हैं। The word erosion is used for that action under which various dynamic factors cut off the materials of the Earth's surface and transport them elsewhere. ये जो इरोजन वर्ड है वो कौन से एक्शन के लिए यूज़ किया गया है? तो एक ऐसे एक्शन के लिए यूज़ किया गया है जिसमें बहुत सारे फैक्टर्स यूज़ होते हैं। ठीक है, बहुत सारे फैक्टर्स यूज़ होंगे और वो क्या करते हैं, वो हमारे अर्थ सरफेस पे जो भी मटेरियल्स हैं, जो भी रॉक्स हैं, उनको तोड़ते हैं, उनको काटते हैं और उनको ट्रांसपोर्ट करके एक जगह से दूसरी जगह तक ले जाते हैं। ठीक है, सबको ये चीज़ क्लियर हो रहा है क्या होता है? उसके बाद हमारा है द फैक्टर्स ऑफ इरोजन इंक्लूड फ्लोइंग वाटर, अंडर ग्राउंड वाटर, विंड, ग्लेशियल एंड ओशन वाटर्स। अब जो फैक्टर्स हैं इरोजन के, हमने पढ़ा ना डायनामिक फैक्टर्स होते हैं, मतलब बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जो क्या करते हैं, चीज़ों को एक जगह से दूसरी जगह ले जाते हैं। तो अब वो कौन सी चीज़ें हैं? ठीक है, मतलब कौन से फैक्टर्स हैं वो डायनामिक, बहुत सारे कौन से फैक्टर्स हैं, तो उनमें इंक्लूड होता है हमारा वाटर, ग्राउंड वाटर, विंड, ग्लेशियल, ओशन वेव्स। ठीक है, ये सारे हमारे इरोजन के फैक्टर्स हैं, आपको याद रखना होगा। तो ये हमारे यहाँ तक हो गया क्लियर, इरोजन क्या होता है। ठीक है, आगे हमारे पास है फॉर्म्स ऑफ इरोजन। अब हम फॉर्म्स ऑफ इरोजन में देखेंगे। इरोजन के जो फॉर्म्स होते हैं वो बहुत सारे होते हैं। तो पहला जो है वो है एब्रेजन। एब्रेजन भी क्या है? एक टाइप ऑफ इरोजन है, हम बोल सकते हैं ऐसा, या फिर वेन द फैक्टर्स ऑफ इरोजन। अब इसमें कौन से फैक्टर्स इंक्लूड हो रहे हैं बेसिकली? तो रिवर, विंड, ग्लेशियर एट्सेट्रा। ठीक है, इसमें ये फैक्टर्स यूज हो रहे हैं एब्रेशन के प्रोसेस में। Carry the materials of loose structure rocks with them, then such substances keep on rubbing them with the rocks in contact, and this is called abrasion. होता क्या है इसमें कि जो प्रोसेस है, मतलब जो फैक्टर्स है इरोजन की, जैसे कि नदियाँ हो गई, विंड्स हो गए, ग्लेशियर्स हो गए, ये क्या करते हैं, ये अपने साथ साथ बहुत सारे मटेरियल्स लेकर के जाते हैं। तो वो मटेरियल्स कहाँ से उठाते होंगे? तो जो लूज स्ट्रक्चर रॉक्स होते होंगे, ठीक है, मतलब जो थोड़े सॉफ्ट होते होंगे, जो जल्दी टूटने वाले होंगे, लूज होते होंगे, उनको तोड़ करके और अपने साथ उनको कैरी करती हैं। ठीक है, या फिर उनके जो भी छोटे छोटे मटेरियल्स हो गए उनको अपने साथ कैरी करते हैं। देन सच सबस्टांसेस कीप ऑन रबिंग देम विद द रॉक्स इन कॉन्टैक्ट। उसके बाद अपने साथ ही ये मटेरियल्स और छोटे छोटे रॉक्स कैरी तो करते ही ये तोड़ करके, लेकिन उसके साथ उनके कॉन्टैक्ट में जितने भी रॉक्स आते हैं, ठीक है, वो उससे रगड़ खाते खाते जाते हैं आगे। ठीक है, तो इसी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? एब्रेजन कहते हैं। समझ में आ गया सबको? फर्स्ट फॉर्म ऑफ इरोजन हमने देख लिया, थोड़ा सा इसमें और रह गया है। बाय दिस प्रोसेस मोर एंड मोर सबस्टांसेस कीप ऑन बीइंग इरोडेड। इस प्रोसेस के थ्रू बहुत ही ज़्यादा, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा सबस्टांसेस क्या होता है? इरोडेड होते हैं। दूसरा जो प्रोसेस है, जो दूसरा हमारा है फॉर्म इरोजन का, वो क्या है? एट्रिशन। इन दिस द सबस्टांसेस कैरिड स्पेशली बाय विंड, रिवर एंड वेव्स। उसमें क्या था? रिवर, विंड और ग्लेशियर था, और इसमें क्या है? ग्लेशियर की जगह वेव्स है। ठीक है, इन प्रोसेस के थ्रू, इन फैक्टर्स के थ्रू हमारे जो सबस्टांसेस होते हैं वो कैरी किए जाते हैं। कोलाइड विथ ईच अदर, गेट रब्ड एंड टर्न इनटू पाउडर। ये एक दूसरे के साथ ही टक्कर खाते हैं। ठीक है, जो विंड में, रिवर में, वेव्स में जो पत्थर है, छोटे छोटे टुकड़े अगर कैरी किए जा रहे हैं तो वो एक दूसरे के साथ ही टकराते हैं और क्या होते हैं, वो ऐसे ही घिसते घिसते पाउडर में कन्वर्ट हो जाते हैं। ठीक है, तो ये हमारा एट्रिशन का प्रोसेस हो गया। ठीक है, एट्रिशन फॉर्म। आगे हमारा है इसमें
अलॉन्ग विद दिस द प्रोसेस ऑफ एब्रेजन ऑल्सो कंटिन्यूज, इसके साथ साथ जो एब्रेजन का प्रोसेस है वो भी चलते ही रहता है, ठीक है, क्योंकि विंड और रिवर में एब्रेजन का भी प्रोसेस होता है। इसका मतलब एट्रिशन का जब प्रोसेस चल रहा होगा तो उस टाइम में एब्रेजन प्रोसेस भी कंटिन्यू होगा। आगे हमारे पास है ड्यू टू दिस द शार्प स्टोन बिकम्स राउंड एंड ग्रेजुअली द सैंड एंड क्ले कीप ऑन फॉर्मिंग। इससे क्या होता है, जो शार्प स्टोन्स होते हैं, जो नुकीले स्टोन्स होते हैं, वो गोल बन जाते हैं और धीरे धीरे ऐसे ही क्या होता है, सैंड और क्ले जो है हमारा वो बनते रहता है इस प्रोसेस के थ्रू, ठीक है। आगे बढ़ेंगे हम। नेक्स्ट हमारे पास है कोरोजन। देखो कोरोजन का प्रोसेस में क्या होता है, दिस प्रोसेस इज मेनली डन बाय फ्लोइंग वाटर, अंडरग्राउंड वाटर एंड वेव्स। ये प्रोसेस किसके थ्रू डन किया जाता है, कौन से फैक्टर्स के थ्रू, तो फ्लोइंग वाटर, अंडरग्राउंड वाटर या फिर वेव्स के थ्रू, ठीक है। इन दिस मेनी साल्ट्स, अल्कलीज एंड अदर सॉल्युबल सब्सटेंसेस फाउंड इन रॉक्स डिजॉल्व इन वाटर। इस प्रोसेस के थ्रू क्या होता है कि जो हमारे रॉक्स में पाए जाने वाले जितने भी टाइप्स के अल्कलीज होते हैं, साल्ट्स होते हैं या फिर सॉल्युबल सब्सटेंसेस होते हैं, वो क्या होते हैं, अगर वाटर के साथ ये प्रोसेस चल रहा है तो वाटर में वो डिज़ोल्व हो जाएंगे, जिसकी वजह से क्या होगा, वाटर का टेस्ट चेंज हो जाता है, ठीक है। तो ये जो चेंजिंग इन टेस्ट ऑफ वाटर है वो क्या है, इसी रीज़न से होता है। तो ये हम एग्जांपल मान सकते हैं कि कोरोजन की वजह से क्या होता है हमारा, तो टेस्ट ऑफ वाटर चेंज हो जाता है, ठीक है। और जो पीछे हमारा एब्रेजन था उसमें क्या हो रहा था, तो उसमें तो मतलब चट्टानें ही टूट रही थी, ज़्यादा कुछ नहीं हो रहा था। एट्रिशन के प्रोसेस में क्या हो रहा था कि जो शार्प स्टोन्स थे वो राउंड हो जा रहे थे। वो एग्जांपल में हम मान सकते हैं कि शार्प स्टोन राउंड हो जा रहे थे और उसकी वजह से बालू वगैरह का जो प्रोसेस है बनने का वो कंटिन्यू होते रहता है। आगे है तीसरा हमारा हाइड्रोलिक एक्शन। दिस इज़ अ फिजिकल एक्शन। ये क्या है, फिजिकल एक्शन है, द इफेक्ट ऑफ विच कैन बी सीन ईजिली इन वर्क ऑफ फ्लोइंग वाटर एंड वेव्स। और इसका जो एक्शन है ना, इसका जो इफेक्ट है वो ईजिली हमें कौन से प्रोसेस में, किसके कामों में देखने को मिलेगा, कौन से फैक्टर्स में, तो फ्लोइंग वाटर और वेव्स। इसमें ये दोनों क्या होते हैं, बेसिकली फैक्टर्स होते हैं जो कि मटेरियल्स को कैरी करते हैं, हम बोल सकते हैं ऐसा, ठीक है। इन दिस व्हेन द प्रेशर ऑफ वाटर इज एक्टिंग ऑन अ पार्टिकुलर प्लेस देन द रॉक्स ब्रेक। एक ही जगह पे जब कंटिन्यूली प्रेशर ऑफ वाटर काम करेगा तो क्या होगा, वो जो रॉक होगा वो टूटेगा, ठीक है। एग्जाम्पल में जैसे हमारा है द एक्शन ऑफ वेव्स ट्रैप्ड इन अ केव्स टू इनलार्ज द होल ऑफ द रॉक्स। जो हमारे वेव्स फंस जाते हैं केव्स में, ठीक है, वो क्या करते हैं, वो बार बार कोशिश करते हैं कि जो होल ऑफ रॉक है वो बड़ा होते जाए, ठीक है। उसकी वजह से गुफा का जो हमारा होता है होल वो बड़ा हो जाता है। आगे हमारे पास है डिफ्लेशन एंड ट्रांसपोर्टेशन। डिफ्लेशन एंड ट्रांसपोर्टेशन में क्या है, मेन फैक्टर इसका एयर है। जैसे कि मेन फैक्टर ऊपर में भी लिखा हुआ था हमारा कि किसी का वेव्स था, किसी का एयर था, और किसी का वेव्स, एयर और ग्लेशियर्स था, किसी का वेव्स, एयर और जो चीज़ें हमारी थी, मतलब जो भी हमने फैक्टर्स पढ़े थे वही सारी चीज़ें ठीक थी, ठीक है। लेकिन बेसिकली कुछ ना कुछ, जैसे कि इसका एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर एयर है, ठीक है। तो वैसे ही सबका अलग अलग था, तो हमें याद रखना है। आगे हमारे पास है ट्रांसपोर्टेशन इज द कैरिंग ऑफ सेडिमेंट्स बाय रिवर्स, ग्लेशियर्स एंड वेव्स। जो ट्रांसपोर्टेशन है उसके जो सेडिमेंट्स होते हैं, ठीक है, मतलब ट्रांसपोर्टेशन क्या करता है, ये प्रोसेस क्या करेगा, जो भी सेडिमेंट्स होंगे उसको कैरी करेगा अपने साथ, या तो रिवर्स के थ्रू, ग्लेशियर्स के थ्रू, वेव्स के थ्रू, ठीक है। डिफ्लेशन का मेन फैक्टर एयर है। डिफ्लेशन में एयर के थ्रू कैरी किया जाता है और ट्रांसपोर्टेशन में आप देख ही रहे हो कि किस चीज़ के थ्रू कैरी किया जा रहा है, ठीक है। विंड कैरीज सैंड कलेक्टेड बाय फिजिकल वेदरिंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। तो इसमें जो मेन फैक्टर हमारा एयर था डिफ्लेशन में, उसमें क्या होता है, जो एयर काम करता है, इसका प्रोसेस जो है एयर वाला जो फैक्टर वो काम करता है, तो अपने साथ किस चीज़ को कैरी करता है, तो जो हमारे सैंड्स होते हैं, आपने देखा भी होगा कि जब बहुत तेज़ हवाएं चलती हैं तो उनमें धूल मिट्टी के अलावा और कुछ नहीं होता है। बड़े बड़े स्टोन्स, बड़े बड़े पत्थर तो नहीं अपने साथ हवा लेकर के आता है, बहुत दूर तक तो नहीं लेकर जाएगा, लेकिन बहुत दूर तक अपने साथ वो सैंड को कलेक्ट करके या फिर धूल को कलेक्ट करके लेकर जा सकता है, ठीक है। तो विंड अपने साथ सैंड को कलेक्ट करता है एक जगह से दूसरे जगह तक। ट्रांसपोर्टेशन वाले प्रोसेस में रिवर, ग्लेशियर्स और वेव्स थे, तो ये क्या होते हैं, बेसिकली हमारे सरफेस ऑफ अर्थ पे होते हैं, ठीक है। अदर फैक्टर्स कैरी मटेरियल्स बाय ट्रांसपोर्टिंग देम ऑन लैंड। इसमें क्या होता है, लैंड पे ट्रांसपोर्टेशन का काम होता है ट्रांसपोर्टेशन वाले प्रोसेस में। और डिफ्लेक्शन वाले में क्या था, मेन फैक्टर एयर था, और एयर में एयर कौन सी चीज़ को एक जगह से दूसरी जगह ले जा रहा था, तो सैंड को, ठीक है। याद हो गया सबको। तो ये थे हमारे कुछ फॉर्म्स ऑफ इरोजन। अब हमारा आता है साइकिल ऑफ इरोजन। फॉर्म ऑफ इरोजन सबको पता चल गया कि क्या होता है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, साइकिल ऑफ इरोजन में सबसे पहले देखेंगे। तो साइकिल ऑफ इरोजन को सबसे पहले हाईलाइट किसने किया था, तो ब्रिटिश साइंटिस्ट जेम्स हटन ने। कब, सेकेंड हाफ ऑफ 18th सेंचुरी, याद रखना है आपको, ठीक है।
जेम्स हटन ने फर्स्ट टाइम इसको हाईलाइट किया था, ये एक ब्रिटिश साइंटिस्ट थे। अब आगे हम पढ़ते हैं अकॉर्डिंग टू डेविस, ये एक अमेरिकन है, ठीक है, ये हाईलाइट करा गया था और जो हमें पढ़ना है बेसिकली इस बुक में और सिलेबस के अकॉर्डिंग वो डेविस के अकॉर्डिंग पढ़ना है हमें और पेंग के अकॉर्डिंग पढ़ना है। तो डेविस एक अमेरिकन साइंटिस्ट थे या फिर बोल सकते हैं अमेरिकन ज्योग्राफर थे, ठीक है, जिनके बारे में हमने पहले भी पढ़ा हुआ है और उनकी जो थ्योरीज है वो भी हमने पहले पढ़ी हुई है और अभी भी पढ़ रहे हैं, ठीक है। इनके अकॉर्डिंग क्या था इरोजन का साइकिल? Erosion cycle or geological cycle is the period of time under which a newly raised land is transformed by the action of erosion into a shapeless flat of plain. इनके अकॉर्डिंग जो है साइकिल ऑफ इरोजन क्या है? तो एक टाइम पीरियड है, ठीक है, एक टाइम पीरियड है जिसमें जो न्यूली फॉर्म लैंड्स होते हैं, जो नए नए बने हुए लैंड होते हैं, टोपोग्राफी होती हैं, वो घींचती हैं, ठीक है, उनके ऊपर इरोजन का प्रोसेस चलता है, वो घींचती हैं और धीरे धीरे कन्वर्ट होकर के एक शेपलेस लैंड पे, एक फ्लैटलेस लैंड, ठीक है, एक फ्लैट लैंड में कन्वर्ट हो जाती हैं शेपलेस में, ठीक है। ये एक शेप है लेकिन ये क्या है, ये फ्लैट हो गया। तो पहले तो ये न्यूली ऐसा होता है इनके अकॉर्डिंग, ठीक है, एक टाइम पीरियड होता है जिसमें कि लैंड फॉर्म्स ऐसे होते हैं, धीरे धीरे इतना छोटा हुआ, फिर इतना छोटा हुआ, इतना छोटा हुआ, इतना छोटा हुआ और ऐसे करते करते ये फ्लैट हो जाता है, ठीक है। तो ये इनके अकॉर्डिंग है, किनके अकॉर्डिंग? डेविस के अकॉर्डिंग। अकॉर्डिंग टू वॉसेस्टर, इनके अकॉर्डिंग क्या है? Erosion cycle is a period of time under which the streams bring the newly land to the base plane by cutting it, ठीक है। इनके अकॉर्डिंग भी जो इरोजन साइकिल है वो पीरियड ऑफ टाइम है जिसमें जो स्ट्रीम्स होती हैं, जो नदियाँ वगैरह होती हैं, वो न्यूली फॉर्म्ड लैंड को एक बेस प्लेन में कन्वर्ट कर देती है, उसे काट काट कर, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा डेविस कॉन्सेप्ट ऑफ जियोग्राफिक साइकिल। अब उनके कॉन्सेप्ट को हम देखेंगे, उनका दिया हुआ तो देख लिया हमने कि उनके अकॉर्डिंग जो हमारा इरोजन साइकिल है वो क्या होता है। अब उनका जो है कॉन्सेप्ट उसको अच्छे से पढ़ेंगे। देखो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है कि वो एक अमेरिकन जियोग्राफर थे, ठीक है। 1899 में उन्होंने इस कॉन्सेप्ट को प्रपोज किया था, ठीक है, 1899 में। He said that the development of landforms is influenced by the structure, process and stage. इनके अकॉर्डिंग क्या है, जो डेवलपमेंट है लैंडफॉर्म का वो किसके द्वारा इन्फ्लुएंस्ड होता है, किन चीज़ों के थ्रू इन्फ्लुएंस्ड होता है? तो स्ट्रक्चर, प्रोसेस और स्टेज, ये तीन चीज़ें हैं, ठीक है। इनको थोड़ा डिटेल में हमें पढ़ना है। तो स्ट्रक्चर में क्या चीज़ आती है वो मैं आपको दिखा दे रही हूँ। और देखो ये वाला जो हमने फर्स्ट चैप्टर में ही पढ़ा था, लैंडस्केप इज अ फंक्शन ऑफ स्ट्रक्चर, प्रोसेस एंड स्टेज, ठीक है, डेविस का दिया हुआ है। दीज थ्री फैक्टर्स, कौन से थ्री फैक्टर्स? तो स्ट्रक्चर, प्रोसेस और स्टेज, जो हमने पढ़ा ना कि डेवलपमेंट ऑफ लैंडफॉर्म इन्हीं तीनों चीज़ों से प्रभावित होता है। तो इन फैक्टर्स को हमें जो है डेविस का क्या कहा जाता है? ट्रायो ऑफ डेविस या फिर ट्रायो आइसोस्टैसी ऑफ डेविस, ठीक है। क्लियर हो गया सबका? इन तीनों को क्या कहा जाता है? ट्रायो ऑफ डेविस या फिर ट्रायो आइसोस्टैसी ऑफ डेविस। अब देखो स्ट्रक्चर में क्या चीज़ें आएंगी, प्रोसेस में क्या चीज़ें आएंगी और जो स्टेज है उसमें क्या चीज़ें आएंगी, क्योंकि इसको समझना ज़रूरी है। स्ट्रक्चर में समझ में आ रहा है किसी भी चीज़ का स्ट्रक्चर बताया जा रहा है, तो अब स्ट्रक्चर में बहुत सारी चीज़ें आएंगी, जैसे कि किसी लैंडफॉर्म का बताया जा रहा है, किसी रॉक का बताया जा रहा है स्ट्रक्चर, ठीक है। तो उसमें उसका शेप किस तरह का है, किस टाइप का वो है, उसमें मिनरल्स कौन कौन से पाए जा रहे हैं, किसके साथ वो सॉल्यूबल होगा, बहुत सारी चीज़ें स्ट्रक्चर में हमारे शामिल हो जाती हैं, ठीक है। अब प्रोसेस, ये तो स्ट्रक्चर हो गया रॉक का, ओके। अब प्रोसेस, जिन प्रोसेस के थ्रू क्या होगा, इरोजन होगा, तो उस प्रोसेस में क्या चीज़ें आएंगी, कौन से फैक्टर्स आएंगे? तो विंड, वेव्स, ग्लेशियर्स, फ्लोइंग वाटर्स, इन्हीं सब के थ्रू ना हमारा प्रोसेस होता है इरोजन का। तो वही प्रोसेस में यही सारी चीज़ें इंक्लूडेड होती हैं, ठीक है। स्टेज में क्या होता है? स्टेज में 3 स्टेज, यूथ, मैच्योरिटी और ओल्ड, इनके अकॉर्डिंग है, ठीक है। जैसे लाइफ में होता है ना यूथ, मैच्योरिटी और ओल्ड, वैसे ही इनके अकॉर्डिंग लैंडफॉर्म्स में भी है। पहले तो यूथ होता है, ठीक है, उसके बाद वो मैच्योर होता है और मैच्योर होने के बाद लैंडफॉर्म का क्या होता है? इरोजन होना शुरू हो जाता है और बाद में वो ओल्ड हो जाता है। कब? जब वो शेपलेस फॉर्म में आ जाता है ना, तब हम उसको ओल्ड बोलते हैं। आगे हम इसका फिगर भी देख लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ तक सबको क्लियर हो गया होगा, समझ में आ गया होगा। आगे हमारे पास है कुछ अजम्पशंस जिन पे बेस्ड है डेविस का जियोग्राफिकल साइकिल या फिर जियोलॉजिकल साइकिल बोल सकते हैं। किन चीज़ों पे बेस्ड है, किन अजम्पशन पे? तो टोपोग्राफी इज द रिजल्ट ऑफ इंटरैक्शन ऑफ इंटरनल फोर्सेज एंड एक्सटर्नल फैक्टर्स। जो टोपोग्राफी है, जो लैंड फॉर्म्स है, वो किसका रिजल्ट है? तो इंटरनल फोर्सेज और एक्सटर्नल फैक्टर के इंटरैक्शन का, ठीक है।
आगे हमारे पास द नेचर ऑफ लैंडफॉर्म्स अडेप्ट्स टू द चेंज इन इन्वायरमेंटल कंडीशन। जो लैंडफॉर्म का नेचर होता है वो इन्वायरमेंटल कंडीशन में जो चेंजिंग आती है उसके अनुकूल खुद को बना लेता है, ठीक है। इस अजम्पशन पे भी बेस्ड है। द राइज ऑफ लैंडफॉर्म्स अकर इन अ शॉर्ट टाइम एंड एट अ रैपिड पेस देन रिमेन स्टेबल फॉर अ लॉन्ग टाइम। और क्या है इनका अजम्पशन जिस पे बेस्ड है साइकिल ऑफ इरोजन इनका। तो जो लैंडफॉर्म है वो बहुत ही कम समय में बहुत तेज़ी से बन जाता है, ठीक है, कोई भी टोपोग्राफी कोई भी लैंडफॉर्म, और वो बहुत दिनों तक बहुत लॉन्ग टाइम तक वो स्टेबल होता है, ठीक है। ये सब हमें ध्यान से पढ़ना है क्योंकि आगे जा कर के लोग इसे क्रिटिसाइज भी करेंगे, जो आने वाले जोग्राफर्स होंगे वो क्रिटिसाइज करेंगे, तो याद रखना ज़रूरी है, ठीक है। उसके बाद है इरोजन स्टार्ट्स ओनली एट द एंड ऑफ अपलिफ्ट। जब हमारा अपलिफ्टमेंट खत्म हो जाता है, जब वो बनना खत्म हो जाता है, ठीक है, जब मैच्योरिटी आ जाती है उसके बाद इरोजन स्टार्ट होता है। याद रखना है क्या बोल रहे हैं यहाँ पे कि जब उसका बनना खत्म हो जाता है, जब अपलिफ्टमेंट उसका खत्म हो जाता है उसके बाद इरोजन का प्रोसेस स्टार्ट होता है, साथ में नहीं होता। आगे स्ट्रीम्स डिपेंड देयर वैली। जो स्ट्रीम्स होती हैं वो वैली को गहरा करती हैं टिल द बेस लेवल इज अटेंड देयर विदन द वैली बाय लैटरल इरोजन। जब तक वो पूरी तरह से गहरी नहीं हो जाती हैं तब तक वो उसको गहरा करने में लगी रहती हैं स्ट्रीम्स, और जब वो पूरी तरह से गहरी हो जाती हैं तो उसको फिर लैटरल इरोजन के थ्रू उसको चौड़ा किया जाता है, ठीक है, मतलब उसको चौड़ा करने में फिर अपना ध्यान लगाती हैं। आगे हमारे पास है, देखो जो हमने पढ़ा अभी अजम्पशन वो हमें याद रखना है, ठीक है। आप एक बार इसको फिर से देख सकते हो। जो ग्राफिकल साइकिल का ग्राफ है डेविस के थ्रू वो देख लो। ये पहला स्टेज यूथ, ये मैच्योर, और ये क्या है हमारा, ये हमारा हो गया ओल्ड वाला, ठीक है, जो कि हमें याद रखना है और हमें बनाने के लिए भी आ सकता है, ठीक है। तो ये याद रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आगे हम देखते हैं कि क्या है इसमें। देखो एक्चुअल में जो है मैंने गलत लिखा हुआ है इसीलिए मैं थोड़ा धीरे बोल रही थी। ये जो है हमारा ये यूथ वाला आ जाता है, ठीक है, और ये मैच्योर आ जाता है, और ये ओल्ड वाला आता है, ठीक है। ये थोड़ा सा गलती हो गया लिखने में, तो आप देख सकते हो ये यूथ हो गया, ये मैच्योर हो गया और ये ओल्ड हो गया। अब इसमें क्या बताना है ये मैं आपको बताती हूँ। यूथ वाले में क्या हो रहा था, वो बन रहा था, ठीक है। बनने के बाद जब वो मैच्योर हो जाएगा तो उसका जो अपलिफ्टमेंट होगा, जो उसका बनने का क्रिया होगा वो ख़त्म होगा, और उसके बाद वहाँ पे इरोजन शुरू होगा। और इरोजन शुरू कहाँ पे होता है, जहाँ पे वो मैच्योर होता है, और वहाँ से इरोजन शुरू होकर के क्या करता है, किसी भी लैंडफॉर्म को, किसी भी टोपोग्राफी को, न्यू फॉर्म लैंडफॉर्म को वो एक ओल्ड में बदल देता है, ठीक है। ओल्ड स्टेज उसका आ जाता है जहाँ पे वो लैंडफॉर्म पूरी तरह से इरोड हो जाता है। समझ में आ गया सबको। अब ये लॉन्ग टाइम पीरियड है, टाइम पीरियड को दिखा रहा है, ये एल्टीट्यूड है, ठीक है। ये अल्टीट्यूड क्यों है, अल्टीट्यूड हाइट को दिखा रहा है, ठीक है। ये बेस लेवल हमारा आ गया जहाँ पे ये ओल्ड स्टेज में आ जाता है, पूरी तरह से इरोड हो जाता है। समझ में आ गया सबको। आगे हम बढ़ते हैं। फर्स्ट स्टेज यूथ, याद रखना। सेकंड स्टेज मैच्योरिटी, थर्ड स्टेज ओल्ड, ठीक है। यूथ में क्या होता है, तो वो बनता है, और बनने के बाद जो है यहाँ पे इरोजन जो होता है, ठीक है, इरोजन का जो प्रोसेस होता है वो बहुत कम होता है, मतलब इतना ज़्यादा कम होता है कि हम उसे देख भी नहीं सकते। जब मैच्योरिटी आती है तब क्या होता है, मैच्योरिटी के साथ साथ इरोजन का प्रोसेस जो है वो शुरू होता है, ठीक है। मैच्योरिटी यहाँ पे आ जाता है और यहाँ पे अपलिफ्टमेंट ख़त्म होता है, इरोजन का प्रोसेस शुरू हो जाता है, और जो हमारी जो स्ट्रीम्स थी जो वैली को गहरा कर रही थी वो भी क्या करती हैं, अब वैली को चौड़ा करने में आती हैं, मतलब उसको चौड़ा करने लगती है। हमने देखा था उसमें पहले जो हमने भी पढ़ा, जहाँ पे वैली क्या कर रही थी, गहरा कर रही थी, उसके बाद एक स्टेज ऐसा आता है जहाँ से वो वैली को क्या करने लगती है, उसको चौड़ा करने लगती है। थर्ड स्टेज ओल्ड का, इसमें क्या होता है, इसमें होता ये है कि सारी चीज़ें जो है वो इरोजन के प्रोसेस के थ्रू ऐसे ही मतलब चली जाती है बह करके एक जगह से दूसरी जगह, और ये ऐसे है, अगर इरोजन हो रहा है तो ऐसे बहते 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 ये क्या होगा, ऐसे फ्लैट हो जाएगा, ठीक है। इसको मोनाडनक भी कहते हैं। यहाँ पे जो प्रोसेस होता है ना जो ऐसे बन जाता है उसको मोनाडनक भी कहते हैं, ठीक है। तो ओल्ड प्रोसेस के थ्रू हमें समझ में आ गया, यहाँ पे छोटी छोटी कोई छोटी मोटी चट्टानें बच गई तो बच गई, नहीं तो कुछ नहीं बचती हैं, ठीक है। वो पूरा का पूरा हमारा टोपोग्राफी नहीं बचता। नेक्स्ट हमारा है मेरिट्स। इसके गुण तो हमें जानने ज़रूरी हैं। किसके गुण, डेविस के कॉन्सेप्ट के गुण, ठीक है। तो देखो डेविस मॉडल इज़ वेरी सिंपल एंड एक्सेप्टेबल, इट्स क्लियर लैंग्वेज मेक इट्स इफिशिएंटिव इफेक्टिव।
होता ये है कि जो डेविस का मॉडल है, इनका जो कॉन्सेप्ट है वो काफ़ी ज़्यादा सिंपल है और एक्सेप्टेबल है, ठीक है। तो वो बहुत सिंपल है, उसका लैंग्वेज भी बहुत सिंपल है, उसको इफेक्टिव बनाता है उसका लैंग्वेज, तो लोगों ने इसे एक्सेप्ट कर लिया। ओके, द वर्ड यूज फॉर द इवोल्यूशन ऑफ लैंड फॉर्म्स, यूथ, मैच्योरिटी एंड ओल्ड इज सिंपल, इंटरेस्टिंग एंड इंटेलिजिबल। अब क्या होता है कि जो हमारा वर्ड यूज़ किया गया है इसमें, यूथ, मैच्योरिटी और ओल्ड, जो कि डेवलपमेंट जो होता है हमारे लाइफ का जो डेवलपमेंट होता है उसमें ये 3 चीज़ें आती हैं, तो इन चीज़ों को इसमें रखा गया है तो काफ़ी इंटरेस्टिंग लगता है, ठीक है, इसलिए भी इसको एक्सेप्ट कर लिया गया, काफ़ी सिंपल भी है। आगे हमारे पास है, इट इज़ बेस्ड ऑन द रिजल्ट ऑफ एक्सटेंसिव फील्ड स्टडीज, बहुत सारे जो स्टडीज़ हैं हमारी उसको करने के बाद ये रिजल्ट लाया गया है, उस पर बेस्ड ये रिजल्ट है, ठीक है, इसलिए भी इसको एक्सेप्ट कर लिया गया। उसके बाद दिस थ्योरी वाज अडेप्टेड टू द कॉन्सेप्ट ऑफ बायोलॉजिकल डेवलपमेंट इन द ईरा, हेंस इट गॉट वाइड रिकॉग्निशन। अब देखो बायोलॉजिकल डेवलपमेंट वही मैं बता रही थी, जो यूथ, मैच्योरिटी और ओल्ड वाला था ना, उसी के अनुकूल है हमारा ये थ्योरी, ठीक है, इसीलिए इसे बहुत ज़्यादा मतलब पहचान मिली, बहुत ज़्यादा लोगों तक ये पहुँचा और लोगों ने इसे एक्सेप्ट भी किया, ठीक है, उस टाइम में। आगे हमारे पास है, इट हैज़ पोटेंशियल टू एक्सप्लेन द फ्यूचर डेवलपमेंट ऑफ लैंडफॉर्म्स एंड इवेंट्स ऑफ द पास्ट, जो पहले हमारे पास्ट में हो चुके इवेंट्स हैं, जो फ्यूचर में होने वाले डेवलपमेंट है लैंडफॉर्म्स को, उसको एक्सप्लेन करने का पोटेंशियल है इसमें, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो गया, मेरिट्स हो गए, ये गुण हो गए जिनकी वजह से लोगों ने इसे एक्सेप्ट किया, जोग्राफर्स ने इसे एक्सेप्ट किया, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि सारे जोग्राफर्स ने एक्सेप्ट किया, ठीक है। तो जिन लोगों ने इसे क्रिटिसाइज़ किया उसके बारे में पढ़ें कि किस चीज़ के कारण इसको क्रिटिसाइज़ किया गया। गुण तो हमने देख लिया, बहुत सारे हैं, लेकिन कुछ कमियाँ भी होंगी, तो देखो कौन सी चीज़ें हैं जिनकी वजह से क्रिटिसाइज करा गया इसको। द अर्ली राइज ऑफ लैंडफॉर्म्स एंड इट्स स्टेबिलिटी फॉर अ लॉन्ग टाइम, जो जल्दी बनने का क्रिया था ना कि लैंडफॉर्म जल्दी क्रिएट हो जाता है और स्टेबल होता है लॉन्ग टाइम के लिए, तो इस चीज़ को रिजेक्ट किया गया, ठीक है, इसको क्या किया गया, इसको रिजेक्ट किया गया। जबकि यहाँ पे ये माना गया कि जो हमारा होता है अपलिफ्टमेंट का जो काम होता है, ठीक है, वो काफ़ी टाइम तक होते रहता है, ये जो अपलिफ्टमेंट वाला काम होता है वो काफ़ी टाइम तक होते रहता है, उसके बाद हमारा कोई लैंडफॉर्म क्रिएट होता है, तेजी से वो नहीं होता है, ठीक है। प्रोसेस ऑफ इरोजन आफ्टर अपलिफ्ट, हमने पढ़ा था कि इरोजन कब स्टार्ट होता है, जब वो मैच्योर हो जाता है, अपलिफ्टमेंट जहाँ पे ख़त्म होता है हमारा, उसके बाद इरोजन स्टार्ट होता है, तो इस चीज़ को भी क्या किया गया, रिजेक्ट किया गया, इसको भी रिजेक्ट किया गया, ठीक है। उसके बाद जर्मन स्कॉलर की बात होती है। अब इन्होंने क्या करा है, जो जर्मन स्कॉलर्स थे उन्होंने रिजेक्शन दिया किस चीज़ को, तो उन्होंने कहा कि जो साइकिल ऑफ जो हमारा इरोजन साइकिल है या फिर जो हमारा जोलॉजिकल साइकिल है डेविस के अकॉर्डिंग, तो वो क्या करे, वो साइकिल यूज़ करके, साइकिल वर्ड यूज़ करके मिसलीड कर रहे लोगों को। कैसे, क्योंकि साइकिल का मतलब क्या होता है, ऐसे शुरू हुआ, ऐसे शुरू हुआ, ऐसे शुरू हुआ, ऐसे शुरू हुआ, मतलब जहाँ से शुरू हुआ वहाँ पे वापस आके ख़त्म होगा, ठीक है। तो जर्मन स्कॉलर्स के जो नज़र था उसमें क्या था कि जो साइकिल वर्ड है उसको यूज़ करके डेविस क्या कर रहे हैं, मिसलीड कर रहे हैं, मतलब साइकिल को भी इन्होंने क्या किया, रिजेक्ट किया कि वर्ड साइकिल यहाँ पे यूज़ नहीं होना चाहिए। उसके बाद डेविस हैज़ ओवर सिंप्लीफाइड द इरोजन साइकिल। उसके अलावा क्या है, उसके अलावा उनका मानना था, मतलब लोगों का मानना है, बहुत सारे लोगों का मानना था कि जो डेविस है उन्होंने इरोजन साइकिल को ओवर सिंप्लीफाई कर दिया है, ठीक है। तो अब ओवर सिंप्लीफाई कर दिया है तो इसलिए भी ये क्या हो गया, मतलब बहुत ज़्यादा सिंपल हो गया, इसकी वजह से इसको रिजेक्ट किया गया, ठीक है। द कॉन्सेप्ट डज नॉट अप्लाई टू अनस्टेबल टेरेन। अब ये जो कॉन्सेप्ट है वो अनस्टेबल टेरेन पे काम नहीं करता है, ठीक है। जो स्टेबल टेरेन होते हैं, जो बहुत ज़्यादा हार्ड होते हैं, उन पे ये मतलब कुछ लिमिट तक काम करता है, लेकिन जो अनस्टेबल टेरेन होते हैं उस पर ये कॉन्सेप्ट काम नहीं करता है, ठीक है। तो इसलिए भी इस कॉन्सेप्ट को रिजेक्ट किया गया। तो हमने देख लिया ये सारे थे रिजेक्शन, क्या क्या थी जिसकी वजह से रिजेक्ट हुआ ये थ्योरी, ठीक है। लेकिन इसके बाद भी इसका जो इम्पोर्टेंस है वो काफ़ी ज़्यादा है, ओके। हमारा जो इरोजन है उसको रीड करने के लिए, उसको समझने के लिए ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और आज भी है और आगे भी रहेगा, ठीक है। तो ये हमारा हो गया डेविस का थ्योरी। जो हमारा नेक्स्ट वीडियो हमारी आएगी उसमें हम पढ़ेंगे पेंक की थ्योरी। उसके बाद हम डेविस और पेंक दोनों की थ्योरी को क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे, ठीक है। तो ये हमारा पूरा का पूरा चैप्टर खत्म हो जाएगा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। डेली जो है अपलोड होगी वीडियो अब ज्योमॉर्फोलॉजी की सुबह में 8 बजे, ठीक है। अगर आपको टाइमिंग चेंजिंग करनी होगी तो आप प्लीज़ बता सकते हो मुझे, क्योंकि टाइम का मुझे नहीं पता होता कि आपको कब चाहिए, ओके। तो आप प्लीज़ मेरी हेल्प कर सकते हो इसमें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और अगर और कोई प्रॉब्लम होगी या फिर कहीं पे आपको कुछ पूछना होगा तो वो भी आप पूछ सकते हो, ठीक है। सो थैंक यू सो मच।